ये तब की बात है जब मैं कॉलेज में थी। मैं यूसीएसबी के पास इसला विस्टा नाम की एक स्टूडेंट कम्युनिटी में रहती थी, जो कि अपने पार्टी कल्चर के लिए बदनाम थी। और सच कहूं तो इसने अपनी रेप्यूटेशन को पूरी तरह साबित किया था। मुझे पार्टी करना पसंद था, लेकिन वहां के लोग हद से ज्यादा वाइल्ड थे। ऐसी जगह पर कई स्टूडेंट्स खुद को खतरनाक हालातों में डाल लेते थे। ज्यादा पी लेना, सावधानी न बरतना, दरवाजे लॉक करना भूल जाना वगैरह। वो जगह बड़ी अजीब सी थी, थोड़ी अलग थलग, और अगर कोई कॉलेज एज का ना हो तो तुरंत अजीब लगने लगता था। एक रात कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद मैं अपने छोटे से घर पहुंची, जहां मैं अपनी 2 रूममेट्स के साथ रहती थी। रात के करीब 2:30 होंगे। हम लोग सीरियस स्टूडेंट्स थे। हमारी पार्टीज भी वैसी ही होती थीं। कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं, बस कुछ दोस्त और हल्की फुल्की महफिल। अक्सर ऐसा होता था कि हमारे घर कोई रुक जाता, सोफा या फर्श पर ही सो जाता। उस रात भी मेरी रूममेट ने किसी को बुलाया था जिसे मैं नहीं जानती थी, और वो सोफा पर लेटा हुआ था। मैंने लाइट ऑन नहीं की क्योंकि मैं उसे जगाना नहीं चाहती थी। लेकिन जब मैं अपने बेडरूम की तरफ बढ़ रही थी तो मेरी नज़र उस शख्स पर पड़ी। वो बहुत अजीब तरीके से एकदम सीधा लेटा था, मानो कोई मूर्ति हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पूरी ताकत इस बात में लगा रहा हो कि वो हिल ना पाए। मैं कुछ पल को रुकी, तभी उसने अचानक अपनी गर्दन झटके से मेरी तरफ मोड़ दी, लेकिन उसका जिस्म 1 इंच भी नहीं हिला। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, चौड़ी खुली हुई, डरावनी। मुझे लगा शायद वो डर गया होगा या फिर कोई नशा किया हुआ है, नींद नहीं आ रही होगी। मैं जल्दी से अपने रूम में घुसी और दरवाज़ा लॉक कर लिया। कुछ ठीक नहीं लगा था, डर लग रहा था। करीब 4:30 पर मेरी नींद खुली। दरवाजे के पास कुछ आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई अपनी उंगलियां लकड़ी पर हल्के हल्के टकरा रहा हो। मैं चुपचाप लेटी रही और ध्यान से सुना। अब वो आवाज़ें ज़्यादा तेज़ हो गई थीं। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाखूनों से दरवाज़ा खरोंच रहा हो, और पूरी ताकत से, दोनों हाथों से। इतनी तेज़ आवाज़ थी कि रूह कांप उठी। मैंने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और रूममेट को मैसेज किया, तुम्हारा फ्रेंड अजीब बिहेव कर रहा है, क्या उसने कोई ड्रग्स लिए हैं? प्लीज़ जाकर उससे बात करो, वो मेरे दरवाजे पर खरोंच रहा है। कोई जवाब नहीं आया, शायद वो सो रही थी। दूसरी रूममेट को मैसेज किया, वही रिजल्ट। खरोंचने की आवाज़ें अब भी जारी थीं। इतनी देर तक कोई इंसान अपने नाखूनों से लकड़ी का दरवाज़ा कैसे खरोंच सकता है? अब वो डोर नॉब पकड़कर जोर से घुमा भी रहा था, जैसे जबरदस्ती अंदर घुसना चाहता हो। अब मुझे लगा कि ये सिर्फ डराने के लिए नहीं कर रहा, कुछ बहुत गलत है। मैंने कॉल करने का फैसला किया। जैसे ही कॉल लगाया, खरोंचने की आवाज रुक गई। मेरी रूममेट ने नींद भरी आवाज में कॉल उठाया। हेलो, मैं बोली, तुम्हारा दोस्त गड़बड़ कर रहा है, वो मेरे दरवाजे पर अजीब हरकतें कर रहा है, जाकर देखो जरा। कुछ सेकंड्स तक चुप्पी रही, फिर उसकी आवाज बिल्कुल बदल गई। अब उसमें नींद नहीं, डर था। कौन सा फ्रेंड? हमने आज कोई लड़का इनवाइट नहीं किया। फौरन पुलिस को कॉल करो, अभी। मेरा जिस्म जैसे सुन्न हो गया। मैंने कॉल काटने से पहले उससे कहा, अपने दरवाजे लॉक कर लो, फौरन। अब मैं रूम में खड़ी थी, न पूरी तरह जगी न सोई, बस पसीने में तर और कांपती हुई। तभी घर के दूसरे सिरे से जोरदार धमाके की आवाज आई। वो उस रूम के दरवाजे पर जा पहुंचा था जहां मेरी दोनों रूममेट्स थीं, लॉरेन और मोनिका। अब चीखें सुनाई दी। मैंने फौरन 911 पर कॉल किया। उधर से ऑपरेटर लाइन पर बनी रही। शायद मेरी आवाज में जो खौफ था उसने सब कुछ समझ लिया। अब सब कुछ एक पल को शांत हो गया। फिर मैंने नीचे देखा। दरवाजे और फर्श के बीच करीब 1 इंच का गैप था। उसी में से उसकी उंगलियां अंदर आईं। वो उन्हें धीरे धीरे हिला रहा था, और साथ ही गौर करने पर एक घुरघुराने जैसी आवाज भी आ रही थी। मैं चीख पड़ी और पीछे हट गई। आज सोचती हूं तो अफसोस होता है, काश मैं उसकी उंगलियों पर जोर से पैर रख देती, शायद उसकी चीख सुन पाती। तभी पुलिस आई। उसने फौरन भागने की कोशिश की, स्लाइडिंग ग्लास डोर से बाहर निकल गया। पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। मेरे कमरे के दरवाजे पर गहरे निशान थे। उसने सिजर्स से दरवाज़ा नोचा था, जो बाद में वहीं फर्श पर पड़ी मिली। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी पता है? मैंने उसे देखा था, सीधे उसकी आंखों में। मैं उसके पास से गुजरी थी,
ये सोचकर कि वो बस कोई दोस्त है जो सोफा पर पड़ा है। पर वो सो नहीं रहा था, वो शायद छुपा हुआ था। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वो चौंक गया होगा। वो ऐसे सधा पड़ा था ताकि सोफा का हिस्सा लगे। शायद वो किसी और इरादे से आया था। शायद उसने सोचा था घर खाली है। शायद आज वो जो करने आया था उसमें बस एक गलती रह गई। मैंने उसे देख लिया था। ये बात 2010 की पतझड़ की है, जब मैंने फैसला किया कि अब मुझे दोबारा कॉलेज जाना चाहिए। मैं एक अकेली माँ थी, 3 बेटों की, लेकिन अब वो सब स्कूल जाने लगे थे। घर की जिम्मेदारियां थोड़ी कम हुई तो लगा कि अब पढ़ाई का सपना पूरा किया जा सकता है। जिस कॉलेज में मैंने दाखिला लिया वो एक बड़े यूनिवर्सिटी का रीजनल कैंपस था, लेकिन जिस इलाके में वो कॉलेज था वो इलाका बदनाम था। जुर्म, नशा, हेरोइन, जिस्म फरोशी, हर कोने में एक अजीब सी सड़न महसूस होती थी। मगर फिर भी मेरा घर वहां से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर था और जाने में मुझे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। पहला दिन बहुत अजीब था, डरावना सा। मैं किसी को नहीं जानती थी और बाकी स्टूडेंट्स से काफ़ी बड़ी थी उम्र में। उस वक्त मैं 28 साल की थी। मैं क्लासरूम में सबसे पीछे की तरफ एक टेबल पर जाकर बैठ गई। तभी कुछ मिनटों बाद एक औरत मेरे पास आकर बैठी। उम्र में वो भी मेरी ही तरह थी, लेकिन उसका हुलिया, वो बहुत दुबली पतली थी। उसके बदन से सिगरेट की तेज बू आ रही थी। बाल चिपचिपे और उलझे हुए थे और आंखें अंदर को ढंसी हुई, जैसे कई रातों से ठीक से सोई ना हो। मगर जब उसने मुझसे बात की, उसकी आवाज एकदम सामान्य लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं इसलिए तुम्हारे पास बैठी क्योंकि तुम्हारा ब्लाउज इस पूरे कमरे में सबसे प्यारा लग रहा है। थोड़ा अजीब कमेंट था, मगर मैं ऑकवर्ड लोगों के लिए थोड़ा सॉफ्ट हूं। सोचा शायद इंट्रोवर्ट होगी या सोशली थोड़ी अलग। मैंने गौर किया, उसके पास ना बैग था, ना किताब, ना पेन या नोटबुक, कुछ भी नहीं। उसने कहा, मेरी फाइनेंशियल एड अभी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन मैं पढ़ाई में पीछे नहीं रहना चाहती। क्या तुम अपनी किताब मेरे साथ शेयर करोगी? मैंने हामी भर दी। उसे एक पेन और पेपर भी दे दिया। पहली क्लास के बाद उसने मुझसे कहा, क्या तुम मेरे साथ लाइब्रेरी चल सकती हो? मुझे तुम्हारी किताब के कुछ पेजेस स्कैन करने हैं ताकि घर ले जाकर पढ़ सकूं। मैंने कहा, ठीक है, और हम लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगे। तभी वो रुक गई। उसने अपना फोन निकाला और बोली, मेरे बेटे का मैसेज आया है, उसे किसी काम के लिए मेरी जरूरत है। फिर उसने मुझसे कुछ ऐसा पूछा जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडा सा एहसास दौड़ा दिया। क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? मैंने थोड़ा अचकचाते हुए जवाब दिया, माफ करना, मेरी अगली क्लास है, मैं नहीं जा सकती। मैंने पूछा, तुम लाइब्रेरी चलना चाहती हो पहले? उसने सर हिलाया, नहीं, मुझे सीधा बेटे के पास जाना है, लेकिन मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। किसी वजह से मैं अकेली नहीं जा सकती। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज थी। कौन सा ऐसा माँ बेटे का मामला है जहां माँ को डर लगता है अकेले घर जाने में? मैंने फिर कहा, मैं सच में नहीं जा सकती। और तभी वो रोने लगी। अब हम कैंपस के एक खुले कॉमन एरिया में थे। एक तरफ पार्किंग लॉट था और दूसरी तरफ लाइब्रेरी। मुझे अब उसके साथ बाहर खड़ा रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अंदर से एक बेचैनी उठ रही थी। अचानक उसने रोते रोते चिल्लाना शुरू कर दिया। गालियां, उलाहने, शोर। मैं स्तब्ध रह गई। इतनी तेजी से, फ्रेंडली से रोती हुई और अब गुस्से में पागल। ये बदलाव डराने वाला था। उसका चेहरा लाल हो गया और आवाज में गुस्सा उबल रहा था। मैं पलटी और लाइब्रेरी की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। रास्ते में मैंने अपना फोन निकाला और अपनी दोस्त को कॉल किया ताकि कोई और भी इस वक्त अवेयर हो अगर ये औरत मेरे पीछे कुछ करती है तो। मैं लाइब्रेरी के दरवाजे पर पहुंची और मुड़कर देखा, वो अब भी वहीं खड़ी थी, पार्किंग लॉट के एक कोने पर। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। ड्राइवर, एक मर्द, दिखने से ही गुस्से में था। वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे। मैं दूर थी, सुन नहीं पाई, लेकिन जेस्चर से साफ था मामला ठीक नहीं था। कुछ देर बाद वो औरत उस कार में बैठी और वो दोनों वहां से निकल गए। अगले दिन मैं क्लास आने से डर रही थी। पता नहीं आज उस औरत का मूड कैसा होगा, फिर से चिल्लाएगी, पीछा करेगी, लेकिन वो नहीं आई।
असल में वो फिर कभी नहीं आई। कोई अटेंडेंस नहीं, कोई नाम नहीं लिया गया। मुझे आज भी यकीन है वो स्टूडेंट थी ही नहीं। तो फिर क्यों आई थी? क्या मंशा थी उसकी? क्या कोई मुझे बहला फुसलाकर कहीं ले जाना चाहता था? क्यों? और अगर मैं उस वक्त मान जाती तो क्या होता? मुझे नहीं पता, और सच कहूं तो मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में था। उम्र थी सिर्फ 18 साल। नए माहौल में घुलने मिलने की कोशिश कर रहा था। दोस्त बनाए, कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए, यहां तक कि एक गर्लफ्रेंड भी बन गई थी। लंच टाइम आमतौर पर 2 या 3 लोगों के बीच ही होता था, और मैं इस मामले में ज्यादा चूजी नहीं था। जिस किसी से बनता उसी के साथ खाना खा लेता। ऐसे ही एक दिन लिली नाम की एक लड़की ने मुझसे पूछा, आज क्लास के बाद लंच साथ में करोगे? मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि उस वक्त कोई शक की वजह नहीं थी। हमने पढ़ाई और दूसरे मामूली टॉपिक्स पर बात की, लेकिन अगले दिन भी वही हुआ, और फिर रोज। धीरे धीरे ये एक आदत सी बन गई। मैं इनकार नहीं कर पाया, और इस वजह से अपने दूसरे दोस्तों से लंच करने के मौके भी कम हो गए। अब जब सोचता हूं तो लगता है शायद यही उसका मकसद था। एक दिन क्लास के बाद किसी ने मुझसे कहा, मुझे सोशल मीडिया पर ऐड कर लो। उस वक्त ये सब नया नया चलन में आया था। ये बात लिली के सामने ही हुई, और मैंने देखा कि उसकी गर्दन झटके से मेरी तरफ मुड़ी। उसकी निगाहें जैसे किसी शिकारी की तरह थीं। उस शाम जब मैं घर पहुंचा तो देखा लिली ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई थी। हैरत की बात यह थी कि हमारे बीच कोई कॉमन फ्रेंड नहीं था, और मुझे नहीं पता कि उसे मेरा पूरा नाम कैसे पता चला। शायद यूनिवर्सिटी की पब्लिक लिस्टिंग से किसी तरह ढूंढ निकाला। थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन सोचा इतना भी क्या हो सकता है। उसके बाद वो मुझे लगातार मैसेज भेजने लगी, मेरी हर पोस्ट पर कमेंट करती। मैंने सोचा कि शायद वो बस सोशली ऑकवर्ड है, लेकिन अब जब सोचता हूं तो जानता हूं कि मैं कितना गलत था। लिली मुझसे हर दिन लंच पर मिलती रही, लेकिन उसके अलावा कभी मिलना नहीं हुआ। हम बस मैसेज पर बात करते और लंच में मिलते। अजीब बात यह थी कि मेरी गर्लफ्रेंड का भी नाम लिली ही था। ये बात उसे बहुत खलती थी। वो कभी हंसी में कह देती कि उसका नाम बदला जाना चाहिए, या फिर कहती कि उसके ऊपर लिली नाम झंझता ही नहीं। धीरे धीरे वो मुझे ये जताने लगी कि उसे मुझसे लगाव है, शायद प्यार। मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि मैं उससे उस तरह के रिश्ते में नहीं आना चाहता था। उसकी हरकतें अजीब थीं। वो 1950 की किसी हाउसवाइफ जैसा कपड़े पहनती थी और डिज्नी प्रिंसेस की दीवानी थी। सबसे अजीब मोड़ आया उस दिन, जब हमारी आखिरी क्लास थी। क्लास के बाद उसने मुझसे कहा, आज लंच नहीं, थोड़ी देर वॉक पर चलो। न चाहते हुए भी मैं मान गया। हमारे कैंपस के पास एक बड़ा सा जंगल था। लिली मुझे उसी तरफ ले गई। धीरे धीरे आसपास के छात्रों की आवाज़ें दूर होती गईं। वो एक लकड़ी के लॉग पर बैठ गई और मैं भी उसके पास बैठ गया। उसने कहा कि उसे मुझसे बहुत लगाव हो गया है और वो समर ब्रेक में मुझे मिस करेगी। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मैंने जाने का बहाना बनाया कि मेरी गर्लफ्रेंड इंतज़ार कर रही है, लेकिन उससे पहले कि मैं उठ पाता, लिली ने अचानक मुझे चूम लिया। वो पल बहुत अजीब, बहुत असहज था। मैं झटके से उठा और वहाँ से चला आया। मन ही मन राहत मिली कि अब गर्मियों की छुट्टी में उससे पीछा छूट जाएगा। छुट्टी के बाद जब यूनिवर्सिटी वापस लौटा तो दोस्तों के साथ घर शेयर कर रहा था। इस ग्रुप में भी कुछ दिक्कतें थीं, झगड़े, ईगो, और फिर मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। इस दौर में मुझे लिली की बातें थोड़ी कम अजीब लगने लगीं, शायद क्योंकि मैं अकेला महसूस कर रहा था। लेकिन फिर भी मैं जानता था कि उसके साथ अकेले वक्त बिताना ठीक नहीं। इसी दौरान मैंने एक लड़के को डेट करना शुरू किया। जब लिली को पता चला तो उसके चेहरे पर मायूसी साफ थी। मुझे यकीन है उसने सोचा था कि ब्रेकअप के बाद शायद अब मैं उसे मौका दूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला था। और यहीं से कहानी ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। उस वक्त मैं टम्बलर पर काफ़ी एक्टिव था। अपनी ज़िंदगी के छोटे मोटे लम्हे शेयर करता, तस्वीरें रीब्लॉग करता। एक दिन वहीं कुछ बेहद अजीब हुआ। एक ब्लॉग जिसे मैं फॉलो करता था, उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा। किसी ने उस अनजान ब्लॉग से मेरी अबाउट मी सेक्शन का एनालिसिस मांगा था। उसने पूछा था,
इस तरह का आदमी कैसा होता है, जैसे मैं कोई किताब का किरदार हूं जिसे पढ़ा और समझा जा सकता है। जो जवाब मिला वो बड़ा ही सामान्य था। पता नहीं, शायद तुम ज्यादा सोच रहे हो। लेकिन सवाल करने वाला अनोनिमस नहीं था, और जब मैंने उसका यूजर नेम देखा मुझे चौंकने की जरूरत नहीं पड़ी। लिली। मैंने वो ब्लॉग खोलकर देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक गुलाबी और लाल रंगों से सजा हुआ टम्बलर पेज था, बाहर से क्यूट, अंदर से एक मनोविकृति की परतों में लिपटा हुआ। कुछ पोस्ट्स उसके शौक के बारे में थीं, लेकिन ज्यादातर पोस्ट्स मेरे बारे में थीं। वो मेरे हर एक छोटे बड़े मूवमेंट को नोट करती आ रही थी। क्या पोस्ट किया, किससे मिला, कौन सी लाइन मैंने कही थी। वो हमारी लंच मीटिंग्स को डेट्स कहती थी। उस एक बार जब उसने मुझे जंगल में किस किया था, उसे प्यारा पल बताती थी, मानो वो दोनों की मर्जी से हुआ हो। उसने मेरी फेवरेट गानों की लिरिक्स कॉपी की थी और लिखा था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, चाहे मेरी लाइफ में कोई भी क्यों ना आ जाए। एक एक लाइन में एक अजीब ऑब्सेशन टपक रहा था, जैसे वो मेरे असली जीवन को एक फैन फिक्शन में बदल रही हो और उसमें मैं उसका प्रिंस चार्मिंग था। लेकिन असली झटका तब लगा जब एक नाम सामने आया, स्टीवन। अपने ब्लॉग में लिखा था कि स्टीवन उसका बेस्ट फ्रेंड है, जो उसे हर चीज में सपोर्ट करता है, उसके साथ घूमता है और उसे समझता है। मैंने कभी स्टीवन नाम का कोई दोस्त उसके बारे में नहीं सुना था। फिर एक पोस्ट में लिखा था, स्टीवन ने ये पिक्चर भेजी, मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगी। वो तस्वीर मेरी थी, मेरे ही प्रोफाइल से चुराई गई। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। लिली ने मुझे ही दो लोगों में बांट दिया था, एक बेस्ट फ्रेंड स्टीवन और एक लवर जो इवेंचुअली उसके साथ रहने वाला था। उसने अपनी ही दुनिया बना ली थी और मैं उस दुनिया में दो किरदार निभा रहा था, बिना अपनी मर्जी के। और डरावनी बात यह थी कि उसके ब्लॉग पर फॉलोअर्स भी थे, वो लोग जो उसके लिखे हर शब्द को सच मानते थे, उसकी बातें रीब्लॉग करते थे, सलाह देते थे कि तुम्हें उसे अपना प्यार बता देना चाहिए, वो लड़का तुम्हारा है। जैसे पूरा एक सेक्शन इंटरनेट पर मेरे नाम का मंदिर बन चुका था। मैं ज्यादा नहीं देख पाया, करीब 1 महीने की पोस्ट्स पढ़ी और फिर बंद कर दिया। मुझे उल्टी आ रही थी। मैंने लिली को सीधा मैसेज किया, ये सब क्या है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना माफ़ी ना सफाई, बस चुप्पी। कुछ दिनों बाद उसका ब्लॉग या तो डिलीट हो गया या नाम बदल दिया गया ताकि मैं उसे ढूंढ ना सकूं। मैंने तय कर लिया, अब उससे किसी भी हालत में अकेले नहीं मिलूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हम एक ही क्लास में थे और मुझे डर लगने लगा था कि वो अगला कदम क्या उठाएगी। मैं वैसे ही थोड़ा पैरानॉइड था और अब तो हर चीज़ में शक होने लगा था। फिर उसने कोशिश की मेरे बॉयफ्रेंड को बहकाने की। मेरे बॉयफ्रेंड ने फौरन मुझे सब कुछ बता दिया। उसे बस असहजता महसूस हुई। लेकिन सवाल ये था, उसका प्लान क्या था? क्या वो चाहती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे धोखा दे ताकि मैं टूट जाऊं और वो मुझे संभालने आ सके? जब ये नाकाम हुआ तो उसने मेरे 3 और दोस्तों को भी ट्राई किया, सबने मना कर दिया। फिर वो मेरे एक एक्स रूममेट को डेट करने लगी, लेकिन उसके साथ रहते हुए भी मुझे मैसेज भेजती रही कि काश मैं तुम्हारे साथ होती। भगवान का लाख लाख शुक्र कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लिली ने मेरे यूनिवर्सिटी के पूरे समय में अपनी मौजूदगी बनाए रखी। जब मैंने उसे इग्नोर करना शुरू किया तब उसने मेरे बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कुछ अफवाहों ने मेरे इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटी को भी नुकसान पहुंचाया। मैंने बहुत मेहनत से उन्हें पाया था। अब मुझे एहसास हुआ कि उसे बाहर निकालना मेरी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए मैंने उसे बस ये दिखाया कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन असल में धीरे धीरे उसे दूर करना शुरू किया। ग्रेजुएशन के बाद भी वो पीछे नहीं हटी। मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वो हर जगह मेरे पीछे थी, फेक प्रोफाइल्स, पुराने कॉन्टैक्ट्स के जरिए, किसी न किसी तरह। आखिरी बार जब उसने मुझसे बात की, वो बातचीत आज भी मेरी रूह को हिला देती है। उसने एकदम से मुझसे मेरे सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के बारे में बातें पूछनी शुरू की, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के। मैंने बड़ी मुश्किल से बात टालनी चाहिए, लेकिन फिर उसने पूछा, अगर मैं लड़का होती तो? वो खुद को मेरी जिंदगी में एडजस्ट करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, जैसे किसी परछाई की तरह। मैंने उसे साफ कह दिया, मुझसे ऐसे मत बात करो। लेकिन अगले ही पल मेरे पास उसकी तस्वीरें आने लगीं और पीछे पीछे मैसेजेस की बाढ़। हर मैसेज में वो मेरी बातों को दोहराने लगी,
जैसे मेरे अंदर समा जाना चाहती हो, जैसे कोई पैशाचिक आत्मा जो तुम्हारी पहचान चुरा लेना चाहती है। बस उस दिन के बाद मैंने हर जगह से उसे ब्लॉक कर दिया, वो आखिरी दरवाज़ा भी बंद कर दिया जिससे वो मेरी ज़िंदगी में घुस सकती थी। लेकिन आज भी जब मैं ये कहानी लिख रहा हूँ, उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर से मेरे पास आया है। मैंने ना तो एक्सेप्ट किया न डिलीट, क्योंकि मुझे पता है डिलीट करूँगा तो वो फिर भेजेगी। अब से हमारे बीच 12 साल गुजर चुके हैं। जो आपने अभी पढ़ा वो सिर्फ हाइलाइट्स थे, और वो भी सिर्फ वो जो मुझे पता चला। जो कुछ अंधेरे में छुपा है उसका मुझे अब भी अंदाज़ा नहीं।